हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग एमटीपी सीरीज 2 की डिस्कशन। आज की हमारी इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी डिस्कशन। पहले शुरू करते हैं केस सिनेरियोस के साथ। तो एक कंपनी है एडीआई लिमिटेड जो एंगेज करती है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। उसने सेटअप करा है बिजनेस एक डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया में, जो एंटाइटल करता है कंपनी को कि वो रिसीव करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सब्सिडी 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट कह रही है कि साहब जितने पैसे आप डालोगे उसका 20% हम डाल देंगे और क्या कहते हैं एज ए सब्सिडी आपको डाल करके दे देंगे। तो इसका मतलब गवर्नमेंट को क्या कह रही है कि आप हमारे यहाँ आओ, धंधा करो, बिजनेस सेटअप करो, हमारी भी क्षेत्र की डेवलपमेंट होगी और उसके बदले में हम 20% की कैपिटल आपके साथ डाल करके चलेंगे। जितना भी पैसा आप डालोगे उसका 20% हम डाल करके चलेंगे। तो गवर्नमेंट इसका मतलब क्या कह रही है कि कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये किस नेचर की सब्सिडी हो गई? ये होगी प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन कहां जाता है? वो जाता है साहब कैपिटल रिजर्व के अंदर जाता है। वो कहता है कि सभी कंडीशन को फुलफिल करते हुए 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी गई और 10 करोड़ 20% गवर्नमेंट से मिल गया। कंपनी इसको ट्रीट करना चाहती है रेवेन्यू के लिए। भाई रेवेन्यू नहीं हो सकता तो अपने पीएनएल को वो कम नहीं कर सकती। ये कहां जाएगी? ये सब जाएगी कैपिटल रिजर्व के अंदर। फिर वो कहता है एडीआई लिमिटेड जो है वो होल्ड करता है 51% शेयर एसएचए के अंदर। कितने? 51% शेयर। और एसएचए क्या है? उसका जेवी है। और क्यों जेवी है? क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट है। फिर एडीआई इंगेज करता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिजनेस और एंटर करता है जॉइंट वेंचर टू गेट सिनर्जी। एडीआई और एसएचए एक और कंपनी को लेकर आते हैं जिसका नाम है एसएचबी। एसएचबी के अंदर एसएचए होल्ड करता है 30% और एडीआई होल्ड करता है 10%। तो ये ग्रुप का स्ट्रक्चर है। अब ये इसके ऊपर मेरे को थोड़ी सी आपके साथ चर्चा करनी है, तो एक पेज जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। चलो, तो आपको पता है कि भाई एक स्टैंडर्ड आप पढ़ते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। इसके ऐसे ही रिलेटेड चर्चा हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में भी करी थी, जब हमने कंट्रोल को समझा था कि कंट्रोल कहां कहां पे डिफाइन है और कैसे डिफाइन है और कौन से कंट्रोल की डेफिनेशन कब लगानी होती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 और एक आप पढ़ते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 जॉइंट वेंचर के लिए। एएस 21 जो है डिफाइन करता है सब्सिडरी क्या होगी। वो बोलता है सब्सिडरी वो होती है जिसको आप क्या करते हो? कंट्रोल करते हो। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? वो दो पार्ट बताता है। यहाँ पे वो दो पार्ट बताता है कंट्रोल के। कंट्रोल के तीन पार्ट कहां पर डिफाइन है? एएस 18 के अंदर डिफाइन है। तो कंट्रोल के लिए वो कहता है कि या तो आप मोर देन 50% कैपिटल होल्ड करते हो, वोटिंग पावर, या फिर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मेजॉरिटी जो है होल्ड करते हो, तो तब आपकी वो कंट्रोल की डेफिनेशन फुलफिल होती है। और जैसे ही वो कंट्रोल हो जाता है तो वो सब्सिडरी बन जाती है। जैसे ही वो सब्सिडरी बन जाता है तो आपको उसको कंसोल करना पड़ता है। फिर एएस 27 बात करता है जॉइंट वेंचर की। इसका एक पैराग्राफ है इसी स्टैंडर्ड का, पैरा नंबर 6। आप प्लीज इसको जाके पढ़ना, प्लीज इसको जाके पढ़ना, डाउनलोड करना। सर कैसे डाउनलोड करें? गूगल पे डालना कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स आएगा, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 पढ़ना, पैराग्राफ नंबर 6 पढ़ना। तो जब आप पैराग्राफ नंबर 6 पढ़ते हो तो पैरा 6 बोलता है कि अगर कोई कंपनी सब्सिडरी की डेफिनेशन को फुलफिल कर जाती है तो वो इस स्टैंडर्ड में जॉइंट वेंचर नहीं होगी, वो एएस 21 के पास ही जाएगी और अकॉर्डिंगली कंसोलिडेशन होगा उसका 100% कंसोलिडेशन, माइनॉरिटी वगैरह निकाल के, अगर वो सब्सिडरी की डेफिनेशन को फुलफिल कर जाती है। सब्सिडरी की डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो 50 से ज्यादा की वोटिंग पावर देनी पड़ेगी या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेजोरिटी होल्डिंग लेनी पड़ेगी। इस सवाल के अंदर एडीआई लिमिटेड 51% शेयर होल्ड करता है। इसका मतलब एसएचए उसकी क्या हो गई? एसएचए उसकी सब्सिडरी हो गई। क्योंकि वो उसकी सब्सिडरी हो गई तो इसका मतलब ये सवाल में जेवी जो लिखा हुआ है ये इररेलेवेंट हो गया। वो जेवी नहीं रही ना, क्योंकि 27 ने मना कर दिया कि हम उसको जेवी कंसिडर नहीं करेंगे। अब एएस 18 में मैंने आपको बताया था कि साहब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 क्या बोलता है कि अगर आप किसी को इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी
कंट्रोल होल्ड करते हो तो वो आपका एसोसिएट बन सकता है। यानी कि मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में क्या बताया था कि भाई सब्सिडरी एक बोट होती है जो आपको आगे लेके चली जाती है। तो यहाँ पे वो सब्सिडरी वाली बोट जो है कारगर साबित हो गई, तो SHAADI की सब्सिडरी हो गई। अकॉर्डिंगली SHB क्या हो गया, एडीआई का एसोसिएट हो गया। ये 10% ही नहीं देखना, ये 30 भी देखना पड़ेगा। ये क्या हो गया, एसोसिएट हो गया। तो इस 10% पे क्या लगेगा, इस 10% पे इक्विटी मेथड लगेगा, और इस 30 पे भी क्या लगेगा, इस 30 पे भी इक्विटी मेथड लगेगा। एडीआई और एसएचए पे क्या लगेगा, इन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 लगा करके चलेंगे। फिर उसके बाद जो आपका केस सिनेरियो बुकलेट थी उसमें भी ये केस सिनेरियो था, केस सिनेरियो नंबर 19 है, उसमें हमने ये सब चर्चाएं नहीं कर रखी, क्योंकि तब इंस्टीट्यूट भी इसको चर्चा में नहीं लेता था। तो हम कहते थे कि भाई जो इंस्टीट्यूट कह रहा है नमन कर दो, उसके आगे चुपचाप अपना दिमाग मत मारो। तो क्योंकि अब इंस्टीट्यूट ने उसे ठीक कर दिया है चीजों को बदल के, तो फिर मैंने आपके साथ उसकी चर्चा भी कर ली। तो अकॉर्डिंगली आपका उस केस सिनेरियो का आंसर भी जो है वो बदल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेबी, एडीआई लिमिटेड प्रिपेयर करता है, रिजल्ट करता है क्वार्टर के 30 जून के, और उसने आपको कुछ एडजस्टमेंट दी हैं। वो कहता है ट्रेनिंग एक्सपेंस इनकर्ड हुए ड्यूरिंग द क्वार्टर 30 जून वर एलोकेटेड इक्वली ओवर द 4 क्वार्टर। ये तो गलत है, आपको इक्वली एलोकेट नहीं करना था, तो ये गलत कर रखा है उन्होंने, आपको उसी टाइम डालना था पीएनएल में। प्रोविजन मेड फॉर डोनेशन ऑफ 5 मिलियन एक्सपेक्टेड टू बी मेड इन द सेकंड क्वार्टर। तो जो सेकंड क्वार्टर में आपने डोनेशन देनी है उसका प्रोविजन आप अभी बना रहे हो, ये भी गलत है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट वो बोलता है हिस्टोरिकली देयर इज एन इमटेरियल डिफरेंस बिटवीन बजट एंड एक्चुअल। तो डेप्रिसिएशन हमने बजट के बेस पे चार्ज कर दिया, ये भी गलत है। इंसेंटिव वर प्रोवाइडेड टू द कस्टमर इफ दे परचेज 1 मिलियन केजी ऑफ यूरिया ऑन एनुअल बेसिस। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट एटलीस्ट 50 कस्टमर would be able to achieve this target before the end of the third quarter। और हमने इसका कोई प्रोविजन नहीं बनाया है। No provision was made for this incentive during the quarter ended 30th June since ADI believed that provision was not fructified। तो आपने उसका कोई प्रोविजन नहीं बनाया, बट आपको उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने डिस्काउंट उनको दे रखा है, इंसेंटिव जो आपको उसको देने हैं वो आपको लगता है, एक्सपेक्टेड है कि वो पूरा हो जाएगा। तो देयरफॉर खर्चा आ गया आपका किसके लिए, 30 जून के लिए। तो ना बनाना भी गलत है। फिर कहता है एडीआई ओन करता है 60% होल्डिंग इन एएनआई ऑन अनकोटेड एंटिटी। द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, जिससे जैसी, अब देखो, अब गवर्नमेंट ने अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो लोग कहेंगे कि भाई हम गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है वहां जाके करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है। वो कह रहे हैं यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है और ब्याज का रेट भी बढ़ गया, तो हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो जैसे ही लोग गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे तो जो एएनए की सिक्योरिटीज है उसकी वैल्यू गिरने लग जाएगी। द इंक्रीज विल कॉज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी होल्डिंग। क्यों गिरने लग जाएगी, क्योंकि अब लोग उसको पसंद नहीं करेंगे ना। उससे ज्यादा रिटर्न तो अब आपको गवर्नमेंट दे रही है, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, रिस्क भी नहीं है। लेकिन अनकोटेड एंटिटी जो एएनआई है, हो सकता है भाग जाए, गवर्नमेंट थोड़ा ना भाग जाएगी। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट वाली जो सिक्योरिटी है ऑफर कर रही है हायर रिटर्न, मेकिंग देम रिलेटिवली मोर अट्रैक्टिव, उससे वो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है। द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी विल एडजस्ट डाउनवर्ड टू इंप्रूव द रिटर्न अवेलेबल ऑन दिस सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कह रहा है अकॉर्डिंगली इक्विटी के जो मार्केट वैल्यू वो गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी, क्योंकि भाई अब रिस्क जहां पे कम है वहां पे रिटर्न ज्यादा मिल रही है, तो लोग वहां की तरफ ज्यादा जाएंगे। फिर एसएचबी ने एक लोन ले रखा है 10,000 यूएसडी का 1 अप्रैल को किसी प्रोजेक्ट के लिए 5% पेबल एनुअली। ठीक है साहब, $10,000 का आपने लोन ले रखा है और उस पर आप 5% का ब्याज दोगे एनुअली। ऑन 1 अप्रैल एक्सचेंज रेट कितना था, 81, और जब आपने ब्याज देना है तब कितना था, 82। तो यानी कि 82 रुपीज के हिसाब से आप ब्याज दोगे। तो 10,000 इंटू 5% इंटू 82, तो 41,000 आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया जो आप पे करोगे। कहता है एक्सचेंज रेट 82, द कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप इंडिया में बोरो करते तो 11% पड़ता। तो भाई साहब $10,000 इंटू आपने बोरो कितना करा, 81, इंडिया में ब्याज देना पड़ता 11%। तो आप मैक्सिमम बोरोइंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज कर सकते हो, 89,100 की आप कैपिटलाइज कर सकते हो। 41 आपने कर रखी हैं, तो आप एक्सचेंज डिफरेंस में से 48,100 जो है निकाल करके कैपिटलाइज कर सकते हो। एक्सचेंज डिफरेंस आया कितने का, 81 से 82 हो गया, एक्सचेंज इंटू 10,000। तो $10,000 का जो है, 10,000 रुपीज का जो है आपका एक्सचेंज डिफरेंस आया इंटू 82,
-81, तो ₹10,000 ये हो गया। तो आप 48,100 अभी और कैपिटलाइज करवा सकते थे, तो 10,000 तो उससे कम ही है, तो आप 10,000 और कैपिटलाइज करा सकते हो। तो टोटल बोरोइंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 41 + 10, 51,000 की आपकी टोटल बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी। वो कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द 10 करोड़ रिसिप्ट जो आपको ग्रांट मिली थी, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंपनी ने जो रेवेन्यू वाली बोली थी वो करेक्ट है? नहीं। सब्सिडी कैपिटल रिजर्व में जानी चाहिए? हाँ, सब्सिडी कैपिटल रिजर्व के अंदर जानी चाहिए। Please suggest which one of the following option would be correct in respect of consolidated accounts of ADI as per accounting standard notified. तो कहता है in console account of ADI it would account for 10% as per accounting standard 13, नहीं। In console of ADI it would account for 10% investment in SHB as per equity method, 30% investment would be account proportionate consolidation method, नहीं। वो भी तो उसका एसोसिएट ही है, 30% पे 20% उससे ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब वो ये वाला ये भी इक्विटी पे ही जाएगा, तो ये भी आंसर गलत हो गया आपका। इन कंसोल अकाउंट ऑफ एडीआई इट वुड अकाउंट फॉर 10% इन्वेस्टमेंट इन एसएचबी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, नहीं। इन कंसोल अकाउंट ऑफ एडीआई इट वुड अकाउंट फॉर इट 10% इन्वेस्टमेंट इन एसएचबी एज पर इक्विटी मेथड और 30% इन्वेस्टमेंट ऑफ एसएचए ऑल्सो अकाउंटेड फॉर इक्विटी मेथड, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। जो केस सिनेरियो 19 है शायद, उसके अंदर जो इंस्टीट्यूट का आंसर है वो अलग है, तो तब वो भी अलग गलत बताता था, तो हम भी फिर ज्यादा नहीं करते थे कि भाई ठीक है जो इंस्टीट्यूट चला रहा है वही चलाते। तो लेकिन अगर आप पैराग्राफ नंबर 6 पढ़ोगे जाके, तो आपको इसकी रीजनिंग समझ में आएगी कि आंसर के अंदर बदलाव क्यों हुआ है, और अल्टीमेटली ये आपको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि भाई सीए बनने के बाद करोगे क्या? यही सब तो काम करने हैं। प्लीज शेयर योर व्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पोजीशन टेकन बाय एडीआई पॉइंट 1 to 4, तो उसमें सारे पॉइंट ही गलत थे, तो 1 2 3 4 वर इनकरेक्ट, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। Will there be any adjustment required in financial statement of ADI Limited because of the above mentioned event, increase in interest rate वाला? तो हाँ जी, आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाएगी तो आपको इम्पेयरमेंट चेक करनी पड़ेगी। There is an indication that ADI Limited holding might have increased, नहीं इंक्रीज थोड़ा ना हो जाएगी, ये तो गलत है। नो एडजस्टमेंट नहीं, ऐसा भी नहीं है। इंक्रीज इन इंडिकेशन दैट कि वो इम्पेयर हो चुकी है। एडीआई शुड मेक अ फॉर्मल एस्टिमेट ऑफ द रिकवरेबल अमाउंट, तो आपको एक बार एस्टिमेट करना पड़ेगा रिकवरेबल अमाउंट का, यानी कि दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर कि भाई डिस्काउंट रेट इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, तो दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर, तो आपको उसके लिए रिकवरेबल अमाउंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ एसएचए। एसएचए क्या था? बोरिंग तो एस एच बी ने ली थी ना, तो यहाँ ये मिस प्रिंटिंग लग रही है भाई, ये एस एच बी होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप एस एच ए लेते हो जो कि ये है, तो फिर तो वो 30% के हिसाब से अपना ब्याज को लेके जाएगा ना, तो वो तो आंसर भी गिवन नहीं है। तो ऐसा देख के प्रतीत हो रहा है कि वो मिस प्रिंटिंग है, एस एच बी ही होना चाहिए, एंड आंसर वुड बी 51,000। तो आपके क्या क्या ऑप्शंस निकल कर आए? आपके ऑप्शंस कहाँ गए? ये रही 2 4 4 3 और 4। तो 2 मैं भूल ही गया, 2 के बाद क्या था हमारा? 4। 4 अगला क्या है? 4 3 और 1, तो 4 3 और 1। अब ये 41,000 कह रहे हैं, ये उस एक्सचेंज डिफरेंस को कंसिडर नहीं कर रहे, तो मेरे हिसाब से तो भाई ये वाला आंसर ही होना चाहिए, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर जो क्वेश्चन के अंदर सिनेरियो दे रखा है। अब 41,000 भगवान जाने कहाँ से आया, इन केस अगर कोई अपडेट निकल कर आएगा देन मैं फिर आपको एक किसी दूसरी वीडियो के अंदर बता दूंगा, बट अभी तक के हिसाब से मेरे हिसाब से यही आंसर ही होना चाहिए, 51,000। आगे बढ़ते हैं। SBHA लिमिटेड डील इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग परचेज एंड सेल ऑफ राइस। द कंपनी के पास अराउंड 56 एकड़ ऑफ लैंड है, जो उसका अभी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट बना हुआ है। एज पर द न्यू बिजनेस मॉडल 30 एकड़ ऑफ लैंड जो है वो रेजिडेंशियल जोन में है, और कंपनी सोच रही है कि डेवलप करेंगे रेजिडेंशियल एरिया एज प्लॉटेड डेवलपमेंट एंड वुड लाइक, फिर उन प्लॉट्स को जो है वो बेच देंगे डेवलप करने के बाद।
कंपनी डज नॉट हैव इंटेंशन ऑफ कीपिंग प्रॉपर्टी डेवलपमेंट एज अ बिजनेस ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, यानी कि वो बस इतना ही करना चाहते हैं कि एक बार दो बार बना के बेच डाले, हम जिंदगी भर ऐसा नहीं करेंगे। इस लाइन का मतलब क्या है कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसके बाद और प्लॉट ढूंढेंगे, उनको खरीदेंगे और बनाएंगे और फिर बेचेंगे, मतलब लैंड ढूंढेंगे, उस पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स बनाएंगे और फिर बेचेंगे। जो अभी ये है इसी को बेच देंगे बस। फिर उसके बाद वो कहता है company does not have any objective to receive any income in the form of capital appreciation and rent as per the proposed business plan। इस लाइन का मतलब क्या है कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कब हो सकती है, या तो आपने इनकम एज फ्रॉम कैपिटल एप्रिसिएशन रखी हो या फ्रॉम रेंटल रखी हो, तो वो भी नहीं है। वो कहता है कि भाई वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो सिंपल मतलब क्या है कि आपके लिए वो क्या है, वो आपके लिए फॉर द टाइमिंग इन्वेंट्री बन जाएगी, क्योंकि आप उसको नॉर्मल कोर्स में बना करके बेचना चाह रहे हो। SHBA हैज टू इक्वल जॉइंट वेंचर, अच्छा SBHA सॉरी, ये है SBHA, और वो कह रहा है कि इसके दो इक्वल जॉइंट वेंचर हैं और KSJ इज वन ऑफ देम। एक है KSJ और एक है अदर, एक है KSJ और एक है अदर, ठीक। द अदर कंपनी इज आउटसाइड फ्रॉम द KSJ ग्रुप। वो कहता है ये दूसरी कंपनी है, इसका KSJ से कोई मतलब नहीं है। KSJ ग्रुप के पास भी फिर फर्दर तीन कंपनियां हैं, तो KSJ के पास फर्दर तीन कंपनियां हैं साहब। वन ऑफ देम इज KSJ लिमिटेड, इसके अच्छा तो दो ही तो हुई फिर, अच्छा सॉरी KSJ लिमिटेड और ईच ऑफ एंड अदर थ्री कंपनी ग्रुप, KSJ ग्रुप हैज थ्री कंपनीज, वन ऑफ देम इज KSJ, अदर टू मर कंपनी। तो यानी कि ये A मान लो, ये B मान लो। तो कहता है सिंपल सी बात वो ये कहना चाह रहा है कि भाई SBHA की कंपनी है, ये जॉइंट वेंचर है दो लोगों का, कुछ अदर्स और एक ग्रुप है KSJ। KSJ ग्रुप के अंदर तीन कंपनियों ने होल्डिंग कर रखी है, KSJ लिमिटेड, A और B, ये मिलके SBHA के अंदर होल्ड करते हैं। वो यही बोल रहा है कि उसके टू इक्वल जॉइंट वेंचर है। KSJ ग्रुप ये ग्रुप है, KSJ लिमिटेड नहीं है, देखो ये ग्रुप है, वन ऑफ देम। द अदर कंपनी आउटसाइड द KSJ ग्रुप, द KSJ ग्रुप हैज थ्री कंपनीज, वन ऑफ देम इज KSJ लिमिटेड एंड टू मोर कंपनी। तो इसको मैं थोड़ा और सफाई से बनाऊं क्या, वो कह रहा है SBHA ये एक कंपनी है, इसके अंदर एक वेंचरर है अदर्स, उसने नाम नहीं बताया, और एक वेंचरर है KSJ ग्रुप। उस ग्रुप में एक कंपनी है KSJ लिमिटेड और कुछ दूसरी कंपनियां हैं, मान लो A और B। अब ये जो तीन कंपनी है ना, ये वाली तीन कंपनियां, ये किस ग्रुप का पार्ट है, ये KSJ ग्रुप का पार्ट है। ग्रुप का मतलब है हो सकता है ये A और B इसकी सब्सिडरीज हो, सब्सिडरीज ही मान लो कि A और B इसकी सब्सिडरी होंगी, या फिर A, B और KSJ आपस में रिलेटेड है, ठीक। ईच होल्ड सम इक्विटी शेयर इन जॉइंट वेंचर, जिससे वो 50% बन रहा है। इन तीनों का मिला के कितना बन रहा है, 50% बन रहा है इन तीनों का मिला के, और बैलेंस 50 किसका होगा, बैलेंस 50 इसका होगा। ये स्ट्रक्चर है। वन ऑफ द KSJ ग्रुप ऑफ कंपनी इज ADK, जो A वाली है वो ADK हो गई। वो कहता है वो किसके अंदर इज इंगेज इन जनरेशन ऑफ पावर विच इज सप्लाइड टू वेरियस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो ADK का काम क्या है, ADK क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो होते हैं उनको बिजली देती है। बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी, कोई और बिजली पे मत चले जाना, उसको क्या देती है, बिजली प्रोवाइड करती है। ADK का काम क्या है, पावर जनरेशन का इसका काम है। तो जैसे आपके घरों में आता है ना BS के बिल आते होंगे, तो वो क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। वो खुद थोड़ा ना जाके विंड मिल लगा के आ रहे हैं, वो किसी कंपनी से खरीदते होंगे। तो उसमें से एक कंपनी का नाम क्या है, ADK। अब ये क्या बेच रही है, इसको इलेक्ट्रिसिटी बेच रही है प्रोड्यूस करके। ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है इसके लिए, इसके गुड्स हैं। बदले में क्या लेते होंगे ADK, पैसे लेते होंगे, कंसिडरेशन लेते होंगे, ठीक। वन ऑफ द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द टैरिफ रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो टैरिफ रेगुलेटरी अथॉरिटी का मतलब क्या है कि जिसने इसके बिहाफ पे, इस कंपनी के बिहाफ पे डील करी है, उसकी टर्म क्या कहती है, दैट इनकम टैक्स रिलेटिंग टू द पावर जनरेटिंग स्कीम विल बी रिम्बर्स बाय द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस। वो कहते हैं ADK को उन्होंने बोला
कि भाई तुम एक तो तुम कंसिडरेशन क्या लोगे, अब कंसिडरेशन तय हो गया, ये दोनों बैठे हुए हैं और कंसिडरेशन तय हो रही है। इसमें कौन बैठा हुआ है, इसके अंदर टैरिफ अथॉरिटी बैठी हुई है। वो कह रहे हैं कि भाई पैसे लेंगे, इतने रुपए तो लेंगे। मान लो उसने बोला 100 रुपया तो लूंगा पर उसका यूनिट वाइज, जो मैं आपको बिजली सेल सोल करूंगा, प्लस जो मैं आपके लिए एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा हूं उस पे जो मेरा टैक्स बनेगा। ये कौन बोल रहा है, ये एडीके बोल रहा है। वो कह रहा है कि इस पे जो मेरा टैक्स बनेगा ये भी आपको देना पड़ेगा हर क्वार्टर। तो मुझे जरा बताओ एडीके के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल कंसिडरेशन क्या होगी, एडीके के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल कंसिडरेशन हो गई ये, ठीक। फिर एक है रिम्मी। रिम्मी लिमिटेड भी एक केएसजे ग्रुप की कंपनी है जो शिपिंग बिजनेसेस में है, जिसका एनुअल टर्नओवर कितना है 1000 करोड़। इट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू ब्रिंग ऑल वेसल इनटू ड्राई डॉक एवरी 5 ईयर फॉर मेजर ओवरऑल के लिए उसको लाना पड़ता है। तो वो शिपिंग बिजनेस में है, उसको अपनी जहाजों को ओवरऑल का मतलब है कि मेजर रिपेयर मान लो कि भाई उसके लिए लाना पड़ता है। और अगर वो ऐसा नहीं करती तो फिर वो जहाज जो है पानी में डूब जाएगा, सी वर्दी बनाने के लिए उसको लाना पड़ता है। वेसल कॉस्ट करता है 20 करोड़, इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है 20 ईयर्स की, और ओवरऑल की लाइफ कितनी है 5 ईयर की, और कॉस्ट कितनी है 5 करोड़ की। तो मुझे जरा बताओ डेप्रीसिएशन कैसे होगा। डेप्रीसिएशन होगा 15 करोड़ पे 20 सालों पे, और 5 करोड़ पे 5 ईयर्स पे। तो 1 करोड़ इस पे हो गया, और 15 डिवाइड बाय 20 0.75 इस पे हो गया। तो टोटल डेप्रिसिएशन आएगा 1.75 करोड़। इन द प्रीवियस ईयर रिम्बी ने इंपेयर करा अपना कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर अ लॉस ऑफ 100 करोड़, जिसकी 50 करोड़ अलोकेट हुआ था गुडविल पे। तो वही कहना चाह रहा है कि भाई गुडविल थी, ऐसे ये है प्रीवियस ईयर, इसके अंदर गुडविल थी, गुडविल आ ही 50 की रही होगी, और पूरा का पूरा 50 उन्होंने अलोकेट कर दिया, और गुडविल की वैल्यू हो गई होगी 0। सर आपको कैसे पता 50 आ रही होगी, क्योंकि सारा का सारा इंपेयरमेंट लॉस सबसे पहले गुडविल पे ही अलोकेट होता है। बैलेंस अलोकेट हुआ प्लांट एंड मशीनरी पे और टेक्निकल नो हाउ पे। तो बैलेंस अलोकेट हुआ प्लांट एंड मशीनरी पे और टेक्निकल नो हाउ पे, 26 करोड़ और 24 करोड़। ठीक है, 26 करोड़ और 24 करोड़। अब ये वैल्यूज उसने हमें दी नहीं है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर की कहानी है। सेम क्वेश्चन ये जो आ रखा है ना, ये वाला पार्ट, ये सेम जो AS28 की रिविजनरी वीडियो है उसके अंदर भी कवर हो रखा है कि आपको इम्पेयरमेंट हुआ, आपने उसमें, इसने तो बता नहीं रखा, उसमें तो हमने अलोकेशन भी करी थी कि इम्पेयरमेंट निकाला पहले रिकवरेबल अमाउंट से, फिर उसके बाद अलोकेशन करी, फिर उसके बाद रिवर्सल भी करा, सेम क्वेश्चन करा रखा है। एनीवे, recoverable amount was not measurable carrying amount at the end of the current year after impairment of 100 crore recorded in the previous year were 427 and 383 करोड़। वो कहता है कि भाई साहब 427 और 383 प्रीवियस ईयर इंपेयरमेंट के बाद एट, अब कई बच्चे बोलेंगे एट द एंड ऑफ करंट ईयर लिखा है। सर ये तो एंड ऑफ करंट ईयर लिखा है, तो हाँ ठीक है, एंड ऑफ करंट ईयर का मतलब ये हो गया होगा ना कि प्रीवियस ईयर से ये अमाउंट चल के आपके करंट ईयर के एंड में अभी यही आ रहा है 427 और 383, और गुडविल आ रही है 0 की। फिर उसके बाद वो कहता है अगर हम कोई भी इंपेयरमेंट नहीं करते पिछले साल में, यानी कि 26 और 24 का, तो कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द करंट ईयर कितना होता, 450 और 405 करोड़। तो इसकी जगह ये अमाउंट कितना होता, 450 और 405। चलो अभी लिख नहीं रहे, ठीक है, 450 करोड़ हो जाता और 405 करोड़ हो जाता, ठीक है। During the current year, impairment test proved that CGU is no longer impaired। वो कहता है अब कोई भी इम्पेयरमेंट नहीं है, कोई भी इम्पेयरमेंट नहीं है। अब मुझे जरा बताओ, अगर कोई भी इम्पेयरमेंट नहीं है तो आपको पुराना इम्पेयरमेंट रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट जो है ज्यादा है आपके कैरिंग अमाउंट से, और आपने पिछला इम्पेयरमेंट कर रखा है। तो अगर आप कोई भी इम्पेयरमेंट ना करते तो वैल्यू कितनी होती, 427 और 405, सॉरी 450 और 405। अगर आप ऐसे करते, आप मैक्सिमम वैल्यू कितनी लिख सकते हो, आप मैक्सिमम वैल्यू इसकी ला सकते हो 450 करोड़, और इसकी ला सकते हो 405 करोड़, इससे ज्यादा नहीं ला सकते आफ्टर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। तो मुझे जरा बताओ मैं इस इम्पेयरमेंट में से कितना रिवर्स करूं, 450 माइनस 427
23 आप सर रिवर्स कर दो इसमें से, तो आपकी वैल्यू 450 आ जाएगी। 405 माइनस 383, 22 आप रिवर्स कर दो इसमें से, तो 22 आप रिवर्स कर दो इसमें से, तो टोटल इम्पेयरमेंट लॉस कितना रिवर्स हुआ? 23 प्लस 22 सर 45 करोड़ का इम्पेयरमेंट लॉस जो है टोटल वो रिवर्स होके चल गया। In respect of the above mentioned land in residential zone, what would be the accounting treatment? जिसको आपने इन्वेंट्री माना था, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे इन्वेंट्री, आप सिंपल ट्रांसफरिंग एंट्री करोगे ना, इन्वेंट्री को डेबिट कर दोगे और पीपीई को क्रेडिट कर दोगे। किस अमाउंट से? जो भी कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा उससे आप कर दोगे। तो लैंड इन रेजिडेंशियल जोन अपीयरिंग इन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट होगा कैरिंग अमाउंट से, और इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज होगी इक्विवेलेंट टू इट फेयर वैल्यू। नहीं साहब, लैंड जो है रेजिडेंशियल जोन में अपीयरिंग हो रहा है पीपीई में, क्रेडिट होगा ग्रॉस अमाउंट से। नहीं साहब, लैंड रेजिडेंशियल जोन में अपीयरिंग हो रहा है पीपीई में, क्रेडिट कर दोगे कैरिंग अमाउंट से और इन्वेंट्री को भी रिकॉग्नाइज कर दोगे सेम अमाउंट से। ये आंसर सही है। इन द अबव मेंशन सिचुएशन हाउ एसबीएचए अकाउंट फॉर बाय जॉइंट वेंचर एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, वो कह रहा है कि जो एसबीएचए की अकाउंटिंग है केएसजे ग्रुप कैसे करेगा। तो भाई ये लोग मिल के 50 रखे हुए हैं। इसने कितना रखा हुआ है, इसने कितना रखा हुआ है, इसने कितना रखा हुआ है वो नहीं पता, बट ये लोग मिल के रखे हुए हैं, तो अपना अपने हिसाब से प्रोपोर्शनेट लगा देंगे। तो जॉइंट वेंचर विल बी प्रोपोर्शनेटली कंसोलिडेटेड केएसजे लिमिटेड ओनली एंड अदर वेंचर आउटसाइड द केएसजे ग्रुप। वो लिमिटेड की बात कर रहा है, तो ये गलत है। सभी केएसजे के ग्रुप में जितनी भी कंपनी आ रही है वो सब करेंगे। जॉइंट वेंचर विल बी प्रोपोर्शनेटली कंसोलिडेटेड ओनली बाय वेंचरर आउटसाइड द केएसजे ग्रुप, ये भी गलत है। जॉइंट वेंचर विल बी प्रोपोर्शनेटली कंसोलिडेटेड बाय द ऑल द 3 कंपनी ऑफ ग्रुप ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर होल्डिंग। तो खाली वो थोड़ा ना करेंगे। जॉइंट वेंचर विल बी प्रोपोर्शनेटली कंसोलिडेटेड बाय ऑल 3 कंपनी ऑफ केएसजे ग्रुप टू द एक्सटेंट ऑफ देयर ओन होल्डिंग एंड अदर वेंचरर आउटसाइड द केएसजे ग्रुप अज्यूमिंग ईच वन ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रोल। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अब इस पॉइंट के अंदर वो कह रहा है खाली ग्रुप करेगा, ऐसे थोड़ा ना खाली ग्रुप करेगा। जो दूसरा वेंचरर है वो भी तो अपने हिसाब से अकाउंटिंग लगाएगा, अगर वो इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल लगाएगा, जो अगर बटे हुए हैं तो बटे बट जैसे लगाना चाहे वैसे लगाएंगे, हमें क्या लेना देना। तो पॉइंट नंबर 4 इज द आंसर। हाउ शुड द अबव मेंशन्ड ट्रांजैक्शन इन रिलेशन टू एडीके, एडीके कौन था? जो बिजली बेच रही थी, विल बी अकाउंटेड फॉर। तो जो इनकम टैक्स है वो क्या था भाई? इनकम टैक्स उसके लिए क्या था? वो ये टोटल क्या था? कंसिडरेशन था। तो इनकम टैक्स क्या हो गया? कंसिडरेशन हो गया। कंसिडरेशन बोले तो क्या है? रेवेन्यू हो गया, तो वो रेवेन्यू दिखा करके चलेगा। व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट इन रिम्मी लिमिटेड इन ईयर 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहाँ? रिम्मी 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 रिम्मी, ये तो डेप्रिसिएशन आ रहा था आपका 1.75 करोड़ का। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ 5 करोड़, डेप्रिसिएशन 1 करोड़ वुड बी चार्ज टू P&L अकाउंट। डेप्रिसिएशन 2 करोड़ वुड बी चार्ज, ये तो 20/2 कर रहा है ना, ये तो गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि वो कह रहा है कि ओवरऑल कॉस्ट का की पूरी 5 करोड़ की कॉस्ट P&L के अंदर चली जाएगी, ये गलत है। ओवरऑल कॉस्ट 5 करोड़, डेप्रिसिएशन 75 लाख वुड बी चार्ज टू P&L अकाउंट, ये भी गलत है। डेप्रिसिएशन 1.75 करोड़ जो है चार्ज हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। What should be the accounting treatment in books of RIMI Limited in respect of impairment of CPU? कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी। नहीं साहब, ऐसा भी नहीं है। रिवर्सल होगा 100 करोड़ का, हमने कितने का निकाला था? 45 का। 100 करोड़ का नहीं साहब, ये भी गलत है। रिवर्सल होगा 45 करोड़ का। तो आपके आंसर्स क्या क्या बने? आपके आंसर्स बने 3, 4, 1 और 4, 3, 4, 1, 4, 3। एस्ट्रिया लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी जिसकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 6000 लाख। फ्री रिजर्व कितने हैं? 10,000 लाख। एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट उसने बायबैक करना है 20% ऑफ द इक्विटी कैपिटल, यानी कि कितना हो गया? 1200 लाख उसने बायबैक करने हैं। 40 रुपीज के प्राइस से उसने बायबैक करना है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करता है बायबैक को। द बोर्ड पासिस अ रेजोल्यूशन इन मार्च 2025 टू प्रोसीड टू फंड दिस द कंपनी डिसाइडेड टू सेल इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 5000 लाख, जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? 6000 की, तो लॉस हो गया 1000 का आपको। इट हैज एग्जिस्टिंग बोरिंग ऑफ 9500 लाख रुपीज की उसकी एग्जिस्टिंग बोरिंग आ रही है। कंपनी हैज नॉट मेड एनी डिफॉल्ट, ठीक है, वो कह रहा है कि कंडीशन जो है वो फुलफिल करती है। ऑन द बेसिस ऑफ क्या एस्ट्रिया प्रोसीड विद द बायबैक बेस्ड सोली ऑन द बोर्ड रेजोल्यूशन। तो भाई साहब बोर्ड रेजोल्यूशन की लिमिट क्या होती है? 10%। ये क्या है? 20%। तो नहीं साहब, नहीं जा सकते। No, it must always by special resolution in general meeting.
मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक बताना है आपको रिसोर्स टेस्ट के हिसाब से, तो 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, जो कि कितना है 16,000। तो 4,000 आप रिसोर्स टेस्ट के हिसाब से कर सकते हो। आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रपोज्ड बायबैक, प्रपोज मतलब वो 1,200 लाख की कैपिटल विद एस्ट्रिया लिमिटेड सेटिस्फाइड डेट इक्विटी, क्या वो सेटिस्फाई करेगा उसके बाद डेट इक्विटी रेशियो को। तो डेट आपके पास कितना है, डेट है आपके पास 9,500 का, इक्विटी आपके पास कितना है, इक्विटी होगा आपके पास 6,000 की शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस होंगे आपके पास 10,000 के। फिर उसके बाद आप क्या एंट्री डालोगे, आप एंट्री डालोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 1,200 लाख से, टू बैंक की पेमेंट कितनी करोगे, 40 के हिसाब से पेमेंट करोगे। तो अब अगर मैं 10 रुपए का एक शेयर मान लूं, तो ये आ जाएगा कितने, 120 शेयर आ जाएंगे, 120 इंटू 40, आप पेमेंट करोगे 4,800 की। और आपको CRR भी बनाना पड़ेगा, CRR आप कितने का बनाओगे, फेस वैल्यू का, 1,200 का, 1,200 तो फेस वैल्यू ही होगी ना। तो आपका लॉस आ जाएगा, लॉस ऑन बायबैक 4,800 प्लस 1,200, तो 4,800 का ही तो लॉस आ जाएगा। अब ये लॉस पूरा का भाई, CRR भी रिजर्व से बनाओगे, लॉस ऑन बायबैक भी रिजर्व से करोगे, तो 4,800 रिजर्व यहाँ से माइनस हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो आपने 5,000 लाख की इन्वेस्टमेंट बेची, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी 6,000 लाख, तो 1,000 लाख का आपको लॉस भी होगा। तो आपके नेट रिजर्व, नेट इक्विटी कितनी की आएगी, 16,000 माइनस 5,800, तो वो आएगी 10,200। तो डेट बाई इक्विटी कितना निकलेगा आपका, वो निकलेगा 9,500 डिवाइडेड बाय 10,200, 9,500 डिवाइडेड बाय 10,200, 0.93, 0.93 समथिंग कुछ आ रहा है। आपको वैसे भी 2:1 लाना होता है, सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहाँ गया, यस बिकॉज टोटल डेट इज विद इन 2:1 ब्रैकेट, तो विद इन 2 होना चाहिए, तो वो भाई विद इन 2 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ रही है, 31 मार्च 2024, अमाउंटिंग टू ₹10,40,000 ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड। द कंपनी डिसाइडेड टू चेंज इट फ्रॉम फीफो टू वेटेड एवरेज मेथड कॉस्ट निकालने के लिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया साहब आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा फुल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, प्लस क्वांटिफाई भी करना पड़ेगा इम्पैक्ट को। ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ रही है, 8,80,000, और कॉस्ट इसकी रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 12 लाख। तो विच एवर इज लोअर आप रिकॉग्नाइज करते हो, तो लोअर हो गया 8,80,000 पे आप दिखा करके चलोगे। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 880, फैक्ट दैट वैल्यूएशन मेथड चेंज टू बी डिस्क्लोज, फैक्ट नहीं भाई पूरा बताना होता है। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 12 लाख नहीं, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 12 लाख नहीं, तो यही आंसर है 8,80,000। फुल डिस्क्लोजर आपको देना है, जिसमें अमाउंट बताना है चेंज टू बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ए लिमिटेड के पास बैलेंस आ रहा है 17,15,000 लोन अकाउंट के अंदर, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, विच इज इंक्लूसिव ऑफ 1,15,000 फॉर इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। तो इंटरेस्ट अक्रूड कहाँ जाता है, वो बताओ जी, इंटरेस्ट अक्रूड कहाँ जाएगा, ये जाएगा अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर। द लोन इज सिक्योर्ड हाइपोथिकेशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, शेड्यूल 3 के हिसाब से आपको बताना है। 16 लाख आप डिस्क्लोज करोगे सिक्योर्ड लोन अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हाँ ठीक है, लेकिन 1,15 को क्या करेंगे वो नहीं बताया। 16 लाख एज ए सिक्योर्ड लोन अंडर लॉन्ग टर्म, और बाकी अंडर शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं साहब, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में तो करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट जाता है, ये बात कर रहा है इंटरेस्ट अक्रूड की। 16 लाख लॉन्ग टर्म के अंदर और 1,15 अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर, ये सही है आंसर। चलो जी, पहले इसका मिला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो 211, 311, 3 क्या हमने गलत चूज कर लिया क्या, अच्छा वो क्या, ओहो
ओ ऑलवेज नहीं होगा ना, 20% वाला ऑप्शन था, सॉरी ये मेरी गलती है भाई। ऑलवेज थोड़ा ना, ऑलवेज वाला थोड़ा ना होगा, 20% वाला कि भाई 10% की लिमिट, मैंने गलत चूज कर लिया। तो 311 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट नंबर 4, फिर 4 और 3, 4 और 3, ठीक। तो आपका केस सिनेरियोस जो हैं वो होते हैं यहाँ पर खत्म। ऑन 1 अप्रैल 2023 एलेंटन लिमिटेड परचेज करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट फॉर 60 लाख, जिसकी लाइफ कितनी है, 10 ईयर की है, सालवेज वैल्यू कितनी है, 10 लाख की है, और परचेज के टाइम पे 20 लाख रुपए की ग्रांट आपको मिली है। आपको क्या बताना है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बताना है, किस ईयर का, 24-25 का, और एसएलएन बेसिस पे बताना है। तो हर साल का सेम ही होगा एसएलएन पे। तो पहले साल का अगर आपने डिडक्ट कर दिया प्लांट से, तो 60 लाख का प्लांट था, 20 लाख की ग्रांट थी, 10 लाख की सालवेज थी, 10 ईयर्स लाइफ होगी, 6 2 3, तो 3 लाख रुपए पर एनम आपका डेप्रिसिएशन आएगा। अगर आपने डेफर्ड इनकम ट्रीट करा था, तो 60 लाख का प्लांट था, 20 लाख रुपीज की उसकी वो थी, ग्रांट थी, और आपकी सालवेज कितनी थी, सॉरी ग्रांट तो आपने डिडक्ट नहीं करनी ना, 60 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10, तो 5 लाख पर एनम का आपका इस केस के अंदर आएगा। और जो डेफर्ड ग्रांट आपने ट्रीट करी है वो कहाँ जाएगी, पीएनएल के अंदर जाएगी, किस अमाउंट से, 2 लाख रुपीज पे वो पीएनएल के अंदर जाएगी, क्योंकि 10 सालों की लाइफ है। अगर ग्रांट को आपने डिडक्ट करा था, तो यानी कि 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन, और 24-25 में आपने 4 लाख रुपए पे रिफंड कर दी ग्रांट, तो कितना आएगा, 24-25 का डेप्रिसिएशन। तो भाई 60 लाख का प्लांट होगा, 20 लाख डिडक्ट कर दिया था, 3 लाख का डेप्रिसिएशन लगा दिया था, 4 लाख रुपए आपने रिफंड के ऐड कर दिए थे, और माइनस 10 की सालवेज वैल्यू। बैलेंस लाइफ कितनी बची है, 9 ईयर्स की सर बैलेंस लाइफ बची है। तो 60 माइनस 20 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 9, तो 3.44 ये आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ग्रांट को आपने प्रमोटर कंट्रीब्यूशन करा था, तो 5 लाख का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो फर्स्ट का ए का आंसर मिला ले क्या, 3 लाख, 5 लाख, 344, 35344, और अगला भी है क्या, 5 लाख, ठीक है। चलो जी, आंसर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। एबीसी लिमिटेड सोल्ड करता है गुड्स फॉर ₹2 लाख टू एसोसिएट कंपनी फॉर फर्स्ट क्वार्टर ऑन 30 जून 2025। आफ्टर दैट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप सीज टू एग्जिस्ट, हाउएवर गुड्स वर सप्लाइड टू एनी अदर ऑर्डिनरी कस्टमर। तो भाई साहब क्या वो ड्यूरिंग द ईयर रिलेटेड पार्टी था, हाँ था। तो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप के लिए आप क्या देखते हो, एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन ट्रांजैक्शन के डिस्क्लोजर के लिए कब तक की ट्रांजैक्शन दिखाते हो, जब तक वो रिलेटेड पार्टी था। तो आप कब तक की दिखाओगे, जब तक वो रिलेटेड पार्टी था, आपका एसोसिएट था, यानी कि 30 जून तक का ही आप दिखाओगे। इफ मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ अर्जुन लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूट मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ अनदर कंपनी भीम लिमिटेड इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी एज प्रोफेशनल, तो क्या वो रिलेटेड हो जाएंगे, द आंसर इज नो। भाई डायरेक्टर, सभी डायरेक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब आपको किसी ने, आपको रिलायंस ने भी डायरेक्टर रख लिया क्योंकि आप बड़े ही ज्ञानी आदमी हो, और आपको टाटा ने भी डायरेक्टर रख लिया क्योंकि आप बड़े ही ज्ञानी आदमी हो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो क्या टाटा और रिलायंस रिलेटेड हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। तो वही वो बात कर रहा है। आशा लिमिटेड सेल करता है सब ऑल मैन्युफैक्चर्ड फर्नीचर 1 करोड़ टू शाशा लिमिटेड एज पर द एग्रीमेंट। शाशा इज द ओनली कस्टमर टू आशा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिसका नाम ही आशा हो वो आशाओं पे ही चलेगी, और क्या होगा। आशा लिमिटेड वांट टू प्रेजेंट शाशा एज अ रिलेटेड पार्टी, तो आंसर इज नो। एएस 18 बोलता है कि भाई कोई डिपेंडेंट कस्टमर जो है आपका रिलेटेड पार्टी नहीं हो जाएगा, अगर आप उस पर क्या कहते हैं पूरे पूरे डिपेंडेंट हो तो आओ जरा मैं आंसर भी साथ के साथ टैली आपको करवा देता हूँ। द ट्रांजेक्शन फॉर द पीरियड विच रिलेटेड पार्टी डिड नॉट एग्जिस्ट नीड नॉट टू बी रिपोर्टेड। और उसके बाद क्या कहते हैं, कंपनी आर रिलेटेड मेयरली cannot be concluded that companies are related merely because of majority of director, or in the given case Asha need not to report Shasha as its related party. X and Y Limited has been carrying on business independently. They agreed to amalgamate and form a new company XY with an authorized capital of 40 lakh divided into 8 lakh equity share of ₹5 each. उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो पीपी की वैल्यू वो कह रहे हैं कितनी हो गई, 71 लाख हो गई है, और इधर कितनी हो गई है, इधर हो गई है 39 लाख हो गई है, और इधर करंट एसेट कितने हो गए हैं, 29,95,000 हो गए हैं, और इधर कितने हो गए, 15,77,500। जैसे ही उसने रीवैल्यू कर दिया फिगर को, तो आपको समझ जाना चाहिए ये क्या है, यह है परचेज मेथड।
डेटर एंड क्रेडिटर कितने हैं, इंक्लूड 1,37,000 ओन बाय एक्स एंड वाई, तो ये म्यूचुअल ओनिंग आपको दे रखी है। परचेज कंसिडरेशन के बारे में वो बोलता है 6,20,000 इक्विटी शेयर हैं जो आपको उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो में बांटने हैं। तो मुझे जरा बताओ कितना आ रहा है इसका टोटल। 42,50,000 प्लस 44,45,760 माइनस 75,000 प्लस 37,79,240, ये आ गया 12 लाख और 124 लाख। अभी गड़बड़ हो जाती 12 लाख लिखते ही। 26,50,000 प्लस 27,60,000 प्लस 34 लाख प्लस 35,90,000, तो ये अरे बाप रे, तो सेम ही आ गया। अब 4 से डिवाइड भी कर दोगे तो भी एवरेज में सेम ही आएगा। तो यानी कि अगर मैं बात करूं पीसी की, पीसी कहाँ निकाले, यहाँ निकाल लें, ये लो जी, एक्स और वाई, तो इक्विटी कितनी मिलेंगी इसको, 6,20,000 इक्विटी शेयर, उसका एक शेयर कितने का है, 5 रुपए का। तो 6,20,000 इंटू 5, 31 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो 15,50,000 इसको मिलेगा और 15,50,000 इसको मिलेगा। फिर उसके बाद और पीसी में क्या मिलेगा, पीसी में मिलेगा 7.5% डिबेंचर जो प्रोवाइड करेगा इनकम इक्विवेलेंट टू 4% रिटर्न ऑन बिजनेस ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस ऑन 31 मार्च आफ्टर रिवैल्यूएशन। तो मुझे जरा बताओ कितनी नेट एसेट आएगी, बताओ जी। 29,95,000 प्लस 71 लाख माइनस ट्रेड पेबल तो माइनस करने पड़ेंगे, माइनस 59,70,000, तो ये निकल कर आया 41,25,000 और इधर निकल कर आएगा 15,77,500 प्लस 39 लाख माइनस 18,02,500, तो ये निकल कर आया 36,75,000। और इस पे आपको कितना देना है, इनकम इक्विवेलेंट टू 4%, इसका 4% आपको देना है। तो डिबेंचर्स आपको कितने देने पड़ेंगे, डिबेंचर आपको देने पड़ेंगे 147,000 7.5% पे, और इधर कितना देना पड़ेगा 4125, इसका 4%, 1,65,000 7.5% पे इज इक्वल टू 20 लाख, 147,000 डिवाइड बाई 7.5%, 19,60,000, 22 लाख प्लस 15,50,000, तो 37,50,000, 19,60,000 प्लस 15,50,000, 35,10,000। तो ये निकल करके आ गई आपकी पीसी। फिर वो कहता है बैलेंस शीट भी बना दो, अरे बाप रे। तो तो नेट एसेट आप कितनी एक्वायर कर रहे हो, नेट एसेट आप एक्वायर कर रहे हो 41,25,000, और इधर 36,75,000। तो कैपिटल रिजर्व कितना निकल कर आ जाएगा, 37,50,000 माइनस 41,25, तो 3,75,000 का कैपिटल रिजर्व इधर आ गया, और 35,10,000 माइनस 36,75,000, तो 1,65,000 का कैपिटल रिजर्व इधर आ गया। तो बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो टोटल कैपिटल रिजर्व कितना दिखेगा, टोटल दिखेगा 5,40,000। तो बैलेंस शीट भी बना दूं क्या, हाँ सर बैलेंस शीट भी बना दो। तो बैलेंस शीट में आएगा आपका क्या, एसेट्स, सॉरी, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा सबसे पहले 31 लाख रुपए, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा 5,46,000 रुपये, ट्रेड पेबल आएंगे कितने के 59,70,000 प्लस 18,02,500 माइनस म्यूचुअल ओनिंग आपको करनी पड़ेगी 137,250 माइनस 137,250, तो 76,35,250, ठीक है। और बस, फिर उसके बाद मैं सीधा टोटल ऐसे, चलो पीपी लिख देते हैं, फिर कहोगे पता नहीं कहाँ से क्या लिख दिया। पीपी आएगा 71 प्लस 39, 110 लाख, और डिवेंचर्स में आएंगे, सॉरी डिवेंचर्स नहीं लिखे भाई, 22 प्लस 19.6, 41.6 लाख रुपीज, 7.5% डिवेंचर्स भी आएंगे आपके। और करंट एसेट्स कितने की आएंगी, करंट एसेट्स आएंगे 29,95,000 प्लस 15,77,500 माइनस म्यूचुअल ओनिंग
137 250, तो 44 35 250, 44 35 250 ये आएगा। तो 31 लाख प्लस 5,40,000 प्लस 41,60,000 प्लस 76 35 250 माइनस 110 माइनस 44 35 2, तो ये आपकी बैलेंस शीट भी बन गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब्सिडरी है के लिमिटेड और आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पीएनएल जैसी लग रही है। ठीक है, और उसके बाद वो कहता है पीएनएल अकाउंट आपको बनाना है 31 मार्च 2025 का कंसोल वाला, और आपने होल्डिंग अप करी 1 अप्रैल को करी है, तो यानी कि पूरे साल ही आपका कंट्रोल है, आपको कुछ प्रोपोर्शनेट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। जी लिमिटेड ने गुड्स बेचे हैं 200 करोड़ के, कॉस्ट प्लस 25%, 1/5 जो है उसमें से अभी भी इन्वेंट्री के अंदर बचे हुए हैं। तो सबसे पहले तो 200 आप यहाँ से माइनस कर दोगे और 200 भी आप यहाँ से भी माइनस कर दोगे। फिर उसके बाद 200 का 1/5 अभी भी इन्वेंट्री में है, जिस पे 25 का मार्जिन है, और ये अपने आप में 125 है। तो बताओ कितना आ रहा है? तो 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 25 डिवाइड बाय 125, 200 सॉरी 200 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 25 डिवाइड बाय 125, तो 8 आ रहा है। मैंने कहा ये क्या आ गया? तो 8 आ गया आपका, ये अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक आपका आ गया 8। इंक्रीज इन्वेंट्री से आप एडजस्ट करोगे। अच्छा, ये इंक्रीज हो रहा है तो यानी कि ये इनकम है, बट आप इसको एक्सपेंस से माइनस करके दिखाओगे, फिर ये तो पॉइंट बेकार है आपका पीएनएल के लिए। उसके बाद एडमिन एक्सपेंस में 5 करोड़ आपने जील को दे रखे हैं, तो ये मैंने माइनस कर दिया एडमिन में से। और कंसल्टेंसी सेलिंग के अंदर 20 है, तो सेलिंग में से भी माइनस माइनस कर दिया 20, और पूरे में से मैंने माइनस कर दिया 25। तो पीएनएल आपको बनाना है, तो बना दो सीपीएल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना निकालोगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे सर 3000 प्लस 750 माइनस 200 माइनस 25, तो ये आ गया 3525, और ये आपका रेवेन्यू आ गया। फिर एक्सपेंस की मैं बात करूं तो आपका चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कितना हो गया? 750 प्लस 100 माइनस 8, 842, ये नेगेटिव में आएगा 842। फिर वेजेज एंड सैलरी की भी मैं बात कर लेता हूँ, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये सॉरी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर आपका प्रोडक्शन एक्सपेंस भी आ जाएगा। तो यानी कि 600 और 100, 700 800 850 माइनस 200 650, और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस वेजेस एंड सैलरी 675। फिर उसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस ये सब आएंगे आपके अदर्स में। डेप्रीसिएशन 7 3 10 105, फाइनेंस कॉस्ट 105, और अदर एक्सपेंसेस में आएंगे ये सब 75 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 25 माइनस 25 225, तो 3525, या ऐसे 225 प्लस 105 प्लस 105 प्लस 675 प्लस 650 माइनस 842, तो टोटल एक्सपेंस आ गए आपके 918 के। और आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है? 3525 माइनस 918, तो 2607 आपका आ रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2607। 650, 842, 675। ठीक है, ये बाकी आपका मैच ही करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी को दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, द समराइज बैलेंस शीट ऑफ स्वान लिमिटेड फॉर द ईयर 31 मार्च 2024 और 25 आपको दे रखी है। अरे बाप रे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको व्हीकल्स दे रखे हैं। आपको काम क्या है? आपको कैश फ्लो बनाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है साहब, तो इसके लिए तो पेज इंसर्ट करना पड़ेगा अपन लोगों को। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो का भैया नियम क्या है? जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके क्या बनाओ? खाते। तो व्हीकल की दे रखी है तो व्हीकल का खाता बनाओ।
ठीक है। फिर उसके बाद आपको किस किस की ओर दे रखी है, आपको लैंड की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो लैंड का भी अकाउंट बनाओ। और उसके बाद डेप्रिसिएशन किस पे दे रखा है, फर्नीचर और व्हीकल, व्हीकल आप बना रहे हो, फर्नीचर का और बनाओ। फिर डिविडेंड का भी बना लो। टैक्स का भी बना लो, डिवेंचर का भी बना लो, इन्वेस्टमेंट का भी बना लो। प्रोविजन फॉर टैक्स, डिवेंचर्स। एक और पेज इंसर्ट कर ले क्या, इन्वेस्टमेंट्स। और उसके बाद इनकम रिसीव ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 16,250 इंटरेस्ट इनकम। बस। और क्योंकि आपको सिर्फ बैलेंस शीट दे रखी है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट। उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, रिजर्व एंड सरप्लस। अब इन सभी के बैलेंसेस डाल दो, तो व्हीकल का बैलेंस डालो सबसे पहले। अच्छा, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ठीक है। तो व्हीकल 70 और 55, 70,000 और 55,000 बैलेंस। बैलेंस लैंड का बैलेंस क्या है, 15 लाख और 14,37,500। फर्नीचर का बैलेंस क्या है, 1,10,000 और 1,20,000। डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड जैसा कुछ है ही नहीं, तो ओपनिंग क्लोजिंग जीरो है। प्रोविजन फॉर टैक्स 27,500 और 45,000। ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस। डिबेंचर्स 7.5 लाख और जीरो। इन्वेस्टमेंट्स 2,75,000 और 1.5 लाख। इंटरेस्ट इनकम, कोई अक्रूड इनकम है क्या, नहीं कोई अक्रूड इनकम है ही नहीं, तो ओपनिंग भी जीरो और क्लोजिंग भी जीरो। ओपनिंग भी जीरो और क्लोजिंग भी जीरो। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में ये दे दोगी। बताओ ओपनिंग कितना है टोटल, 1,80,000 और क्लोजिंग टोटल कितना है, 2,25,000 प्लस 2,32,500, 457,500 और 1,80। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 457,500। अब इंफॉर्मेशन पढ़ पढ़ के डालना शुरू करो। पहले कहता है इंफॉर्मेशन में डालूंगा, किस पेन से डालूं, ब्लैक पेन से डाल देते। ऑन 1 अप्रैल 2024 वन ऑफ द व्हीकल जो था वो आपने कितने का बेचा, 7,500 का। और कोई भी नई परचेज वो कहता है नहीं करी आपने, न्यू नो मेड नॉट मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो व्हीकल अगर बेचा है तो बाय बैंक 7,500। अ पार्ट ऑफ लैंड वॉज सोल्ड फॉर 3,12,500, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 2.5 लाख। तो गेन कितने का हुआ, 2.5 लाख
-3,12,500, 62,500 का आपको गेन हो गया। तो बाय बैंक 3,12,500 और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 62,500। फिर उसके बाद कहता है कैपिटल रिजर्व जो आ रहे हैं वो आ रहा है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ बैलेंस लैंड। तो कितना आ रहा है कैपिटल रिजर्व आपका, सॉरी रिजर्व में आ रहा है वो ना नीचे 187,500। तो यानी कि आपने लैंड को क्या करा है, रीवैल्यू करा है 187,500 से, और ये कहाँ गया है, टू कैपिटल रिजर्व के अंदर गया है। अब कई बच्चे ना एक बार बार एक क्वेरी पूछते हैं, वो पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं सर आप यहाँ पे तो पी एंड एल लिखते हो लेकिन ना आप यहाँ पे नहीं लिखते उसका इम्पैक्ट। तो उसका इम्पैक्ट ना लिखने का रीजन क्या है कि जो ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा है ना आपका, ये वाला, ये 232,500, इसके अंदर उन सबका इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है, उन सबका इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है। आप बेसिकली ये क्यों बनाते हो, ये रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बनाने का रीजन क्या है, ताकि आप ये निकाल सको कि आपने जो नेट प्रॉफिट कमाया ये रिजर्व में गया होगा, ये कितना कमाया, इसलिए हम ये बनाते हैं, बस ये रीजन है। ठीक है, इसलिए मैं नहीं डालता वो वाली प्रॉफिट के आइटम्स। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 12,500 और व्हीकल पे 5500। तो बाय डेप्रिसिएशन 5500 और फर्नीचर पे बाय डेप्रिसिएशन 12,500। इंटरिम डिविडेंड आपने पे कर दिया 12,500 का। टू बैंक 12,500। प्रोविजन फॉर टैक्स आपने कितने का बनाया है, 40,000 का। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000। 8% डिवेंचर आपने रिडीम कर दिए एट पार आफ्टर हाफ ईयर इंटरेस्ट पेमेंट ऑन 30 सितंबर। तो यानी कि जो डिवेंचर हैं, कहाँ गए डिवेंचर, ये आपने पे कर दिए, टू बैंक कर दिया, कितने का, 7.5 लाख प्लस ब्याज भी जोड़ दूं या अलग से दिखा दे, चलो अलग से दिखा दे। ये याद रखना पड़ेगा, इस पे इंटरेस्ट लेना। पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ गई, ये रही, आपने ये बेची है और इस पे आपको प्रॉफिट हुआ है। तो टू पी एंड एल अकाउंट 20,000, कितने की बेची है अभी पता नहीं। फिर उसके बाद इंटरेस्ट इनकम आपको रिसीव हुई है 16,250 की। बाय बैंक 16,250। बस इंफॉर्मेशन डालते ही क्या करना होता है, खर्च खातों को पैक करना होता है। अब एक बच्चा एक और क्वेरी पूछता है, वो कहता है सर आपने बोला पी एंड एल का हम नहीं लेके जाते, लेकिन फिर आप ये डिविडेंड को रिजर्व में क्यों लिखते हो, कितने का है, 12,500। आप इसको यहाँ पे क्यों लिखते हो, क्योंकि मेरे दोस्त एक बात बताओ, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो क्या आप इसी पीएनएल में डिविडेंड माइनस कर देते हो कि हमने इतना डिविडेंड दे दिया, नहीं आप नहीं करते। आप जो बैलेंस शीट के अंदर रिटेन अर्निंग होती है उसमें दिखाते हो, आपने जितने भी बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें आप ऐसे दिखाते हो ना, लेस डिविडेंड, फिर आपका बैलेंस आता है। तो इसका मतलब ये वाला डिविडेंड उस जो पीएनएल अकाउंट आ रहा है उससे माइनस नहीं हो रखा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर मेरे को इसको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसी का बनाता, ताकि ये निकल कर आ सके कि आपने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना कमाया। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट को भी आप ऐड करते हो, तो मुझे ये निकालना होता है, तो इसलिए मेरे को इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं रिटेन अर्निंग का ही खाता बना रहा होता हूँ। लेकिन पीएनएल के अंदर आप इसको दिखाते भी नहीं, इसलिए मैं उसको वहां पे नहीं दिखाता। आई होप आपकी क्वेरी आंसर हो जाएगी यहाँ से। स्टिल अगर किसी को डाउट रह जाए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। ठीक, चलो जी खाते करे जरा बंद। 457,500 प्लस 12,500 माइनस 1,80,000, 457,500
प्लस 12,500 माइनस 1,80,000, तो 2,90,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,90,000। ओहो, 1.5 प्लस 1,30, तो ये 2,80 होगा ना। $457,500 प्लस 12,500 माइनस 2,80,000, 1,90,000। अच्छा, ये क्या होता है, ये जो आया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट कमाया। यही खाता कंसोल में भी आप बनाते हो, तो कितना प्रॉफिट कमाया होगा वो आफ्टर टैक्स कमाया होगा। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये पैट हो गया आपका। ये क्या हो गया, पैट हो गया। अब खाते बस बंद करते जाओ। मैं बैलेंसिंग फिगर ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ। 7,500 प्लस 5,500 प्लस 55,000 माइनस 70,000, तो 2,000। तो 2,000 का क्या आएगा, यहाँ पर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,000। 15,00,000 प्लस 62,500 प्लस 187,500 माइनस 3,12,000 माइनस 14,37,500 जी। 15,00,000 प्लस 62,500 प्लस 187,500 माइनस 3,12,000, 14,38,000। 500 रुपये का क्या फर्क आ रहा है? क्योंकि लैंड पे तो कोई एडजस्ट। अच्छा, 3,12,500 क्या हो रहा है आज? तो ये मैच हो जाएगा आपका। 15,00,000 प्लस 62,500 प्लस 187,500 माइनस 3,12,500, 14,37,500। फर्नीचर को भी पैक कर दो। 1,10,000 माइनस 12,500 माइनस 1,20,000, तो 22,500 का ये क्या आ गया, ये आ गया परचेज ऑफ फर्नीचर टू बैंक। डिविडेंड को भी पैक कर दो, तो बाय यहाँ लिखोगे रिजर्व एंड सरप्लस 12,500, और आप ऑलरेडी डेबिट में दिखा चुके हो। इसको भी पैक कर दो। 27,500 प्लस 40,000 माइनस 45,000, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 22,500 टू बैंक। 22,500 टू बैंक, ये तो आपका बंद ही हो गया। इन्वेस्टमेंट को भी बंद कर दो। 2,75,000 प्लस 20,000 माइनस 1,50,000, तो ये आ गया 1,45,000 बाय बैंक। इंटरेस्ट इनकम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,250। रिजर्व एंड सरप्लस आपने बंद कर ही दिया था। बस अब तो कुछ नहीं करना, अब तो बस कैश फ्लो बनाने की बारी है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 1,90,000। इसके अंदर टैक्स का प्रोविजन ऐड कर दो। टैक्स का आपने कितना प्रोविजन बनाया था, 40,000। तो आपका पीबीटी कितना आ गया, 1,90,000 प्लस 40, 2,30,000। 2,30,000 रुपए का आपका पीबीटी आ गया, जिससे आप शुरुआत करते हो। फिर आप क्या करते हो, एडजस्टमेंट्स। अब बस खातों में जो जो दिख रहा है वो डालते जाओ। बाय बैंक व्हीकल बेचा, तो कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ व्हीकल कितने का बेचा, 7,500 रुपये। फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन ऑन व्हीकल कितना आएगा, 5,500 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गेन ऑन सेल 2,000। गेन है तो क्या करोगे, माइनस करोगे। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लैंड पे आ जाओ। लैंड बेचा 3,12,500 का, सेल ऑफ लैंड। फिर उसके बाद और क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको क्या हुआ, अच्छा ये 2,000 का लॉस है। तो
तो क्या हो रहा है ये? चलो, गेन ऑन सेल, ये ऑन व्हीकल है। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितना है? 62,500। ये माइनस हो जाएगा, 62,500 आपका माइनस हो जाएगा, ये गेन है। कैपिटल रिजर्व का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैपिटल रिजर्व के अंदर चला गया, उस पर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है? 12,500, और आपने फर्नीचर खरीदा भी है। परचेज ऑफ फर्नीचर कितना है? 22,500। परचेज है तो माइनस में आएगा, तो फर्नीचर में ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया। डिविडेंड के अंदर, डिविडेंड आपने पे करा है 12,500, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाता है सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो डिविडेंड पेड कितना पे करा है? 12,500। टैक्स पे करा है तो लेस टैक्स पेड। टैक्स कितना पे करा है? 22,500। डिवेंचर रिडीम करे हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 7,50,000। इसमें ना इंटरेस्ट वाला एक पॉइंट था, मेरा हाफ ईयर का इंटरेस्ट, तो 7,50,000 पे 8% इंटू 1/2। 750 पे 8% डिवाइड 30,000, तो 30,000 का आपका इंटरेस्ट होगा, जो आपने P&L में भी चार्ज करा होगा और पे कर दिया होगा। डिवेंचर इंटरेस्ट 30,000 और इंटरेस्ट पेड 30,000। अगर आप इसका अकाउंट बना के सीखना चाहो तो डिवेंचर इंटरेस्ट, ओपनिंग क्लोजिंग जीरो, 30,000 पे करा बाय P&L 30,000। जो बच्चे खाते बनाने से बचना चाहते हैं, तो आप क्या करना, इस 7,50,000 की जगह इंक्लूडिंग इंटरेस्ट लिख देना, तो 780 लिख देना। तो अल्टीमेटली यहाँ क्या बच जाएगा फिर? बाय P&L बच जाएगा 30,000। तो आपको याद रहेगा कि 30,000 हमें ऐड करना है यहाँ पर, और फिर यहाँ पे आप कितना डाल दोगे? 780 डाल दोगे। यहाँ पे आप 780 डाल दोगे तो आपका मैच ही रहेगा, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर करके। एनीवे, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट बेची, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, 1,45,000, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको गेन हो गया। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000। इंटरेस्ट इनकम 16,250। इंटरेस्ट इनकम ये माइनस हो जाएगी क्योंकि इनकम है ना। चलो, इंटरेस्ट इनकम हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, सब कर लिया आपने। अब बस क्या करना है? अब बस बैलेंस शीट के हिसाब से आपको चलना है। गुडविल, गुडविल 70,000 से 37,500 हो गई। 70,000 माइनस 37,500, इम्पेयर वो अमोटाइजेशन हो गया होगा 32,500। अमोटाइजेशन ऑफ गुडविल। उसके बाद लैंड आपने कर लिया, फर्नीचर आपने कर लिया, व्हीकल आपने कर लिया, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज कितने हैं? 52,500। परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 52,500। आगे बताओ।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने कर दी, स्टॉक पे आ जाते हैं। 2,20,000 से कितना हो गया, 2,40,000 इंक्रीज इन स्टॉक, 20,000, तो उससे आपका कैश फ्लो कम हो जाएगा। और बताओ, स्टॉक के बाद बिल रिसीवेबल 36,250 से बढ़ के कितने हो गए, 45,375, 9,125, तो 9,125 से भी आपका कैश फ्लो कम हो जाएगा। इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 15,000 से कम हो गए तो आपका कैश फ्लो बढ़ जाएगा इससे। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, बस फिर तो कैश इन बैंक है। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई, 12,50,000 से 17 लाख हो गई, तो 4.5 लाख रुपए से आपने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दी होगी, शेयर इशू। 4,50,000, तो ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि आपने शेयर इशू करे हैं। रिजर्व ये आपने कर लिया, ये आपने कर लिया, ये भी आपने कर लिया। डिबेंचर्स भी आपने कर लिए। लोन फ्रॉम राजेश आपने पे कर दिया 37,500। लोन फ्रॉम राजेश रीपेड। बिल्स पेबल 32,500 से 27,500, 32,500 माइनस 25,000 से आपके बिल्स पेबल कम हो गए तो आपका कैश फ्लो कम हो जाएगा। डिक्रीज इन बिल्स पेबल 5,000। और बताओ, बस अब तो कुछ भी नहीं करना, इसको पढ़ते जाना है, करते जाना है। 1,12,500 से ये बढ़ के कितना हो गया, 1,22,500, तो आपका कैश फ्लो बढ़ जाएगा। और हमारे पास अब जगह खत्म हो गई है। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितने थे, 10,000। और बताओ, क्रेडिटर फॉर इक्विपमेंट 26,250, इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आपके ऑफिस इक्विपमेंट परचेज कितने के आ रहे थे, 52,500, और क्रेडिटर्स कितने के आ रहे हैं, 26,250। तो इसका मतलब आपने 26,250 की पेमेंट नहीं करी हुई ना। इसका मतलब 52,500 के इक्विपमेंट खरीदे, उसमें से अभी 26,250 पे करने बाकी हैं। तो बताओ पेमेंट कितने की करी, 52,500 माइनस 26,250, तो पेमेंट इतने की ही कर रखी है, 26,250। 26,250 की ही आपने पेमेंट कर रखी है, ठीक है ना। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने हो गए, 7,500 से 11,250, 3,750 बढ़ गए। आउटस्टैंडिंग, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ लिखे हैं भाई साहब, 3,750, अब जगह ही नहीं बची, यहाँ लिख देता हूँ। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,750, 3,750 से आपका कैश फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा। इसका टोटल एक बार लगा लेते हैं, 3,750 माइनस 20,000 माइनस 9,125 प्लस 15,000 माइनस 5,000 प्लस 10,000, तो नेगेटिव में आ रहा है 5,375। मुझे जरा बताओ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आएगा, 2,30,000 प्लस 5,500 प्लस 2,000 माइनस 62,500 प्लस 12,500 प्लस 30,000 माइनस 20,000 माइनस 16,250 प्लस 32,500 माइनस 5,375 माइनस 22,500, तो 1,85,875, 1,85,875। इन्वेस्टिंग भी बताओ, 7,500 प्लस 3,12,500 माइनस 22,500 प्लस 1,45,000 प्लस 16,250। अच्छा ये परचेज है, ये नेगेटिव में आएगा, माइनस 26,250, तो 4,32,500। फिर ये भी निकालो, 12,000
-7,50,000 -30,000 प्लस 4,50,000 -37,500 3,80,000 नेगेटिव, 3,80,000 नेगेटिव। आओ जरा, 185,875 प्लस 432,500 माइनस 3,80,000, तो ये आ गया 2,38,375। इसमें क्या जोड़ दोगे? इसमें जोड़ देंगे सर हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 86,250 और आना चाहिए क्या 324,625। कितना जोड़ना है? 86,250। 86,250 जोड़ दिया तो 324,625 आपका आ गया क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 324,625। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी सही आ रही होगी। तो ये हो गया आपका कैश फ्लो। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है मिस्टर एटवुड की, और आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है वो बना करके चलना है एवरेज कॉस्ट बेसिस पे। तो भाई पेज इंसर्ट कर लेते हैं क्योंकि अपने पास तो नहीं है जगह। ठीक, तो पहले आपको इक्विटी शेयर अकाउंट बनाना है। अमाउंट, डिविडेंड और नंबर, अमाउंट, डिविडेंड और नंबर, 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 डिविडेंड और तो कहता है उसने, उसके पास ओपनिंग बैलेंस है 3,000 इक्विटी शेयर्स का 3,30,000 के हिसाब से। तो टू बैलेंस बीडी 3,000 शेयर्स का 3,30,000 के हिसाब से। अक्रूड डिविडेंड जैसा कुछ होता नहीं। 1,500 इक्विटी शेयर उसने खरीदे 1,38,600 के टू बैंक। 1,500 शेयर उसने खरीदे 138,600 के। फिर परचेज करे, बॉन्ड भी परचेज करे, तो बॉन्ड अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा 9% बॉन्ड। अमाउंट, इंटरेस्ट, सॉरी अमाउंट हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, ये नॉमिनल वैल्यू हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, ये नॉमिनल वैल्यू हो गया। नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट खरीदे हैं टू बैंक। अब जरा नंबर लाइन भी बना ले, क्या यही बना ले भाई। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का आपका ईयर है। इंटरेस्ट डेट कौन कौन सी है? इंटरेस्ट डेट है 1 सितंबर और 1 मार्च को आपके इंटरेस्ट डेट है। तो एक तो ये है आपके इंटरेस्ट डेट और ये एक तो ये है आपके इंटरेस्ट डेट। और पिछले साल भी क्या इंटरेस्ट डेट रही होगी? 1 मार्च ही रही होगी। फिर उसके बाद उसने कब खरीदे हैं बॉन्ड? उसने बॉन्ड खरीदे हैं 1 अगस्त को उसने बॉन्ड खरीदे हैं साहब। तो यानी कि यहाँ पर उसने बॉन्ड खरीदे हैं 1 अगस्त को। तो मुझे जरा एक बात बताओ, उसको ब्याज भी मिला होगा लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेके डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक उसने कितने के बॉन्ड खरीदे हैं? उसने बॉन्ड खरीदे हैं 5,000 फेस वैल्यू 100। तो ब्याज हमेशा फेस वैल्यू पे निकालते हो, तो 5,000 इंटू 100 की फेस वैल्यू, इसका 9% कितने बटे 12 आएगा? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने, क्योंकि 1 अगस्त को तो खरीद ही लिए। तो बताओ कितना होगा? 5,000 इंटू 100 इंटू 9% इंटू 5/12, 18,750। 18,750 का यहाँ पे ब्याज आ गया 18,750, और 5,000 के आपके बॉन्ड आ गए। और आपने कितने के खरीदे हैं? आपने 97 कम इंटरेस्ट पे खरीदे हैं माइनस 18,750। तो 466,250 यहाँ पे ही आ जाएगा 466,250। फिर उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 2 अक्टूबर को डिविडेंड मिला इक्विटी शेयर पे, जो किस ईयर के लिए है? 23-24 के लिए है। तो मुझे जरा एक बात बताओ, यहाँ पे आपके पास ओपनिंग शेयर पड़े हुए थे, यहाँ पे आपने शेयर परचेज करे
और डिविडेंड आपको मिला है फॉर दिस ईयर, इस साल का आपको डिविडेंड मिला है। मैं थोड़ा जूम कर दूं, हाँ सर थोड़ा सा जूम कर दो। डिविडेंड आपको मिला है इस साल का। तो जो ओपनिंग शेयर थे वो तो इस साल भी एग्जिस्ट करते थे आपके पास, लेकिन जो शेयर आपने परचेज करे हैं वो इस साल एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो जो भी आपने परचेज करे हैं उसका डिविडेंड क्या हो गया, प्री, और जो ओपनिंग थे उसका क्या हो गया, पोस्ट। पोस्ट वाला कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट में। प्री वाला कहाँ जाएगा, इन्वेस्टमेंट की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। ये प्री वाला जाएगा, ठीक है। तो मुझे जरा बताओ डिविडेंड ओपनिंग वालों पे कितना होगा, 3000 शेयर इंटू 100 की फेस वैल्यू, इसका 10%। तो ये कितना निकल कर आया, 30,000 आपका P&L में चला जाएगा। और 1500 शेयर 100 रुपए की फेस वैल्यू, इसका 10%, 15,000 यहाँ चला जाएगा प्री में से, प्री प्री डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड आपकी इन्वेस्टमेंट में से माइनस हो जाएगा 15,000। तो आप मुझे जरा बताओ यहाँ पे डिविडेंड में लिखोगे 30,000, इन्वेस्टमेंट में लिखोगे 15,000 और बाय बैंक। फिर उसके बाद क्या हुआ, सन लिमिटेड ने बोनस इशू दिए 2 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। तो बोनस आपको मिल गया 2 बोनस, 4500 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 1800 का आपको क्या मिल गया, बोनस मिल गया। फिर उसके बाद 1000 इक्विटी शेयर 115 के हिसाब से आपने बेच दिए। तो बाय बैंक आपने 1000 इक्विटी शेयर बेच दिए 115 के हिसाब से। तो 1,15,000 रुपए के आपने ये बेच दिए। कॉस्ट, कॉस्ट आपको निकालनी पड़ेगी गेन लॉस निकालने के लिए, 3,30,000 प्लस 138,600 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाय 3,000 प्लस 1,500 प्लस 1,800। बताओ कॉस्ट पर शेयर कितनी आ रही है, 3,30,000 प्लस 138,600 माइनस 15,000, 453,600 डिवाइडेड बाय 3,000 प्लस 1,500 प्लस 1,800, 6,300। तो 453,600 डिवाइड बाय 6,300, तो ये निकल कर आ गया 72 की आपकी कॉस्ट हो गई। 72,000, एक 15,000 माइनस 72,000, तो गेन हो गया आपको 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 43,000 का आपको गेन हो गया, गेन ऑन सेल। फिर 31 मार्च को आपने 4,000 बॉन्ड बेच दिए 99x इंटरेस्ट। बट उससे पहले क्या आई होगी, 1 सितंबर आई होगी, और ये 1 मार्च है ना, ये तो ये 1 मार्च आई होगी। तो 1 सितंबर को आपने इंटरेस्ट रिसीव करा होगा बाय इंटरेस्ट, कितना, 5 लाख बॉन्ड पे 9%, 6 महीने के लिए 22,500। और यहाँ पर भी 1 मार्च को आपने इंटरेस्ट रिसीव करा होगा कितना, सेम, क्योंकि बाद में बेचा है 22,500। और 31 मार्च को आपने बॉन्ड बेच दिए बाय बैंक। कितने बॉन्ड आपने बेचे थे, 4 थे ना मेरे ख्याल, 4,000 बॉन्ड आपने बेचे थे, यानी कि नॉमिनल वैल्यू है ना, तो 5 लाख हो गया। तो 4 लाख के बॉन्ड आपने बेच दिए, कितने के बेचे हैं, 99 हेक्स इंटरेस्ट। तो 4,000 इंटू 99, 3,96,000 के आपने बॉन्ड बेच दिए। लेकिन आपको गेन और लॉस निकालना पड़ेगा। तो आप कैसे निकालोगे, वो आप निकालोगे गेन और लॉस। आओ जरा, 466 250 के आपके बॉन्ड थे, 5 लाख की फेस वैल्यू के, 4 लाख वाले आपने बेच दिए। कितने के बेचे सर, 3,96,000 के हमने बेचे। तो मुझे जरा बताओ कितना आएगा, 466,250 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 4 लाख, 3,73,000 की कॉस्ट थी और 396 के बेचे। तो 23,000 का आपको क्या हो गया, 23,000 का आपको गेन हो गया, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इतने का आपको गेन हो गया। और 31 मार्च को फिर आपने बुक्स को कर दिया क्लोज, और बाय बैलेंस CD आपके पास 1 लाख रुपीज के आगे क्या, बॉन्ड। अब जो अक्रूड इंटरेस्ट आपको बुक करना पड़ेगा इस पीरियड का, वो कैसे निकालोगे, वो निकालेंगे सर 1 लाख। अच्छा यहाँ पे भी तो इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, सॉरी, सेल वाला इंटरेस्ट भी निकालो भाई। 4 लाख का 9%, कितने बटे 12, लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या थी सर, 1 मार्च, आपने इस दिन सेल कर दी, तो यहाँ से यहाँ तक 1 महीने का। तो 4 लाख का 9% डिवाइडेड बाय 12, 3,000।
3000 का आपका इंटरेस्ट यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर अक्रूड इंटरेस्ट आएगा 1 लाख का 9%, 1/12, 1 लाख का 9% डिवाइड बाई 12, 750। अब उसने आपको वैल्यू भी दे रखी है जी। हाँ, उसने कहा है इक्विटी शेयर 125, बॉन्ड 98। तो बॉन्ड की मार्केट वैल्यू है 98,000 की। मार्केट वैल्यू कितनी है? 98,000 की। मुझे जरा बताओ कॉस्ट कितनी आ रही है? 466,250 प्लस 23,000 माइनस 3,96,000। तो 93,250 की कॉस्ट, विच एवर इज लोअर, तो आप 93,250 पे ही इसको दिखा करके चलोगे। इसकी वैल्यू कितनी है? इक्विटी शेयर की 125 की वैल्यू है। तो बाय बैलेंस CD 3000 प्लस 1500 प्लस 1800 माइनस 1000, तो आपके पास कितने बचे हैं? 5300 के आपके पास बॉन्ड बचे हैं, इंटू 125, 6,62,500 की आपके पास मार्केट वैल्यू है। कॉस्ट बताओ कितनी है? 3,30,000 प्लस 1,38,600 प्लस 43,000 माइनस 15,000 माइनस 1,15,000, 381,600। तो विच एवर इज लोअर? 381,600 इज लोअर। देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रूव्ड डिविडेंड। तो 2 P&L आप कर दोगे 30,000 से, और यहाँ पर 22,500 प्लस 22,500 प्लस 3,000 प्लस 750 माइनस 18,750, तो 30,000 से 2 P&L आप कर दोगे 30,000। ठीक, आओ जरा आंसर भी मैच कर ले क्या? 381,600 और P&L अकाउंट में 30,000 इंटरेस्ट डिविडेंड वाला, 30,000, 381,600, और बॉन्ड अकाउंट के अंदर 30,000 इंटरेस्ट के अंदर 93,250, 93,250। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अरे ये तो आंसर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ विल द इंटरेस्ट बी कैपिटलाइज? ये तो थ्योरी का क्वेश्चन आप कर लेना। एक्स लिमिटेड के पास 1 लाख इक्विटी शेयर हैं जो 1000 इंटू 100 वाले हैं, जिसमें से 80 ही कॉल्ड अप और पेड अप हैं। 1500 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है 100 वाले, इंटेंजिबल में गुडविल और पेटेंट है। प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियाज है 33,000। आपको एंट्रीज बतानी है इग्नोरिंग डेट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। तो एक्स लिमिटेड रिजॉल्व करता है कि वो सब डिवाइड कर देगा इक्विटी शेयर ऑफ 10,000, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, ऑफ विच 8 पर शेयर कॉल्ड अप एंड पेड। तो वो कहता है 1,000 शेयर के 10,000 कर देंगे। तो इसमें तो कुछ नहीं करना, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितने रुपए से? 80,000 से। 1,000 शेयर इंटू 80, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर इंटू 8, 80,000। पॉइंट नंबर 2, उसने रिजॉल्व करा के वो उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर देगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी स्टॉक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफरेंस शेयर आर कन्वर्टेड, अच्छा फुली, वो 1 लाख रुपए से प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर दिया 11% डिबेंचर में इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर थे कितने के? कहाँ गए? 1500 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 100 वाले, और डिविडेंड है 33,000 रुपए का। तो एंट्री हो जाएगी आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1500 इंटू 100 कितने होते हैं भाई? 1500 इंटू 100 होते हैं 1.5 लाख। और कैपिटल रिडक्शन या फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 33,000 से, और 11% डिबेंचर्स। पेटेंट और गुडविल को राइट ऑफ कर देना। तो इसकी एंट्री क्या करोगे? कैपिटल रिडक्शन डेबिट 2 पेटेंट और 2 गुडविल। तो जो भी अमाउंट है वो डाल देना, उसने ऊपर दे ही रखा है। एन एंटिटी प्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम अपने ट्रायल बैलेंस में आपको करंट और नॉन करंट में बताना है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, वेयर AS1 इज साइलेंट। रेफर करना है शेड्यूल 3 को। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को दिया है, ये कहाँ जाता है? ये अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर जाता है। रॉ मटेरियल कहाँ जाता है? करंट एसेट्स के अंदर जाता है। प्रीपेड रेंट फॉर 14 मंथ, इसका बाइफर्केशन होता है। 12 महीने वाला कहाँ जाएगा? करंट में, और 2 महीने वाला कहाँ जाएगा? 2 महीने वाला जाएगा नॉन करंट में। फिक्स डिपॉजिट विद 18 मंथ मेच्योरिटी, ये कहाँ जाएगा? नॉन करंट। फिक्स डिपॉजिट कहाँ जाएगा? नॉन करंट में। और जरा आंसर्स भी टैली कर ले क्या? हाँ सर, आंसर्स भी कर लो। तो ये तो थ्योरी वाला पार्ट है, आप देख लोगे। 80 80 हो गया ये,
और एक तरासी का डिबेंचर ये, और ये दोनों की वैल्यू आ गई ये। पहला है नॉन करंट, करंट प्रीपेड रेंट वो कहते हैं करंट में इफ नॉट मटेरियल बियॉन्ड 12 मंथ। वो मतलब वो यही कहना चाह रहे हैं कि भाई सारा का सारा लगभग करंट में ही आ जाएगा, क्योंकि 2 महीने वाला नॉन करंट वाला मटेरियल नहीं होगा। और फिक्स डिपॉजिट नॉन करंट, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट नॉन, ये भी आपका मैच हो गया, ये करंट और ये नॉन करंट। बस जी यहाँ पे खत्म होता है मेरे ख्याल। हाँ, आपका खत्म होता है एमटीपी सीरीज 2 फॉर सीए इंटरमीडिएट। भाई अगर मैंने किसी कॉन्सेप्ट को ओवरटेक कर दिया हो कि आपको ना समझ में आया हो कि ये क्या ही हो गया, उड़ा दिया ये तो इन्होंने, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वी विल डिस्कस एंड हेल्प यू टू रिजॉल्व द क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।